नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहमनी सल्तनत को। इससे पहले 3 लेक्चर्स के माध्यम से हमने बड़े विस्तार से पढ़ा विजयनगर साम्राज्य को। तो अभी तक अगर आपने विजयनगर साम्राज्य के उन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर के उन्हें देख लीजिए, क्योंकि विजयनगर और बहमनी आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो कई ऐसी बातें होंगी जो मैंने विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए लेक्चर्स में की है, जो इस लेक्चर में मैं नहीं करूंगा। तो इसलिए विजयनगर से जुड़े हुए उन तीनों लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग विजयनगर और बहमनी दोनों पर बेहतर रहे। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, हमने विजयनगर वाले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, लेकिन एक बार जो है फिर से हम इसे डिस्कस करना चाहेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहे। तो हमने देखा कि 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में लगभग सभी दक्षिण के जो स्टेट थे उन्हें दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। केवल होयसल्स का अस्तित्व बचा रहा, जिसे विजयनगर ने बाद में अपने में मिला लिया। ठीक है, तो ये जितने थे काकतीय, यादव, इन सब का अस्तित्व मिटा दिया गया, सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत में इन्हें मिला लिया गया। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी जो है दक्षिण के लगभग जो है सभी शासकों को हरा दिया गया था, लेकिन उनके स्टेट बने रहने दिए गए और उनके शासक भी बने रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि उसका मानना था कि दिल्ली में बैठ कर के दक्षिण के राज्यों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और इसलिए उसने बस इतना किया कि इन स्टेट से टैक्स ले लो और इन्हें जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने दो। जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो उसने इस अलाउद्दीन खिलजी की नीति को उलट दिया और सभी दक्षिण के स्टेट्स को क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत दूरदर्शी था, बहुत विद्वान था। उसने कई प्रकार के नए नए काम करने चाहे, लेकिन सारे उल्टे पड़ गए। तो उसी प्रकार से जो है दक्षिण के राज्यों का अस्तित्व समाप्त करके इन्हें दिल्ली सल्तनत में मिलाना भी उसकी एक गलत नीति साबित हुई, क्योंकि संपूर्ण दक्षिण में धीरे धीरे विद्रोह होने लगे और नए नए स्टेट निकल करके आने लगे। तो अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी एक अनपढ़ था, लेकिन वो समझता था कि दक्षिण के स्टेट्स को नियंत्रित नहीं किया जा सकता दिल्ली में बैठकर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन ये जो है उस विषय को नहीं समझ पाया। तो एक एक करके विद्रोहों की शुरुआत हुई और नए नए स्टेट्स बनने लगे। तो एक बार तो हम जो है देखना चाहेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है दक्षिण में कैसे कैसे स्टेट्स नए नए बन करके आए। तो देखिए, मदुरा में जो है स्थापित हुई मदुरै सल्तनत। ठीक है, मदुरा सल्तनत जो है अलग हो गई, जो है दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए। उसके अलावा विजयनगर, इसकी तो बात हमने पूरी तरीके से की ही। पूरा जो है ऊपर ये बहमनी बना, ठीक है, और उसके अलावा जो है ये कायप या कपय नायक का जो क्षेत्र था वो ये बना, ये नया स्टेट, और ये रेड्डियों का स्टेट। ठीक है, इस तरीके से दक्षिण में जो है कई स्टेट निकल करके आए। ठीक है, सबसे अंत में जो है बहमनी स्वतंत्र
स्टेट के रूप में उभरा। ठीक है, तो ये मैप हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल में देखा था, तो इसलिए हम जो है इसे देख लिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें बहमनी की, तो बहमनी की स्थापना जो है किया था जफर खान ने। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका मूल नाम था जफर खां। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ये जो है गद्दी पर बैठा था, और इसे जो है हसन गंगू के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी दक्षिण के क्षेत्रों में, उसके मूल थे अमीरान ए सदह। अमीरान ए सदह, इनको 60 में सादी भी कहा जाता था। ये सादी 100 गांवों के प्रशासक होते थे। 100 गांव इनके नियंत्रण में होता था, और इन्हीं की जिम्मेदारी होती थी कि ये जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट करें और इंटरनल सिक्योरिटी भी दें। ठीक है, हालांकि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वही इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा। ये शासन का एक रूल भी है, नियम भी है कि भाई टैक्स आप लेंगे तो सुरक्षा कौन देगा, ठीक है, आप ही को देना पड़ेगा। तो ये जो सादी थे ये टैक्स भी वसूलते थे, सेना भी रखते थे, और जो है आंतरिक प्रशासन का भी जिम्मा इन्हीं के हाथों में था। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो ये काम जो भी व्यक्ति करता है उसे तो हम राजा जानते हैं, उसे हम शासक जानते हैं। ठीक है ना, एक शासक में और एक सामंत में क्या अंतर रह जाएगा अगर जो है वो उसी तरह। तो ये एक प्रकार से मजबूत लोग हो चुके थे, सादी काफी मजबूत थे, सेना भी इनके पास थी, रेवेन्यू भी इनके पास था। तो धीरे धीरे करके जो है इन सादियों का विद्रोह हुआ, और पूरी एक लंबी कहानी है जिसमें हम जाएंगे नहीं। और इन्हीं विद्रोहों से जो है के दौरान अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। बहमनी सल्तनत कुल 180 वर्षों तक अस्तित्व में रही, और कुल 18 सुल्तानों ने इस पर जो है शासन किया। एक एवरेज हम निकालें तो 10 का एवरेज आता है। ठीक है, तो पहले तो हम 18 सुल्तानों की एक लिस्टिंग देखना चाहेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं 18 सुल्तानों ने शासन किया है, तो इसे जो है एक लेक्चर में समराइज करना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो है सभी शासकों के नाम, और जो भी महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा उन्हें जो है हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, जैसा कि मैंने कहा, अगर हो सकता है आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ठीक से ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो ये संस्थापक 1347 से 1358 तक इनका काल रहा। उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 तक। तो पहला शासक जो है अलाउद्दीन बहमन शाह, और दूसरा शासक जो है मोहम्मद शाह। इनका रीजन रहा 1358 से 1375, मोहम्मद शाह प्रथम। तो देखिए, मोहम्मद शाह प्रथम के बाद के कालखंड को अगर हम देखेंगे तो केवल और केवल 22 वर्षों के ही दौरान कुल 5 सुल्तान बहमनी की गद्दी पर बैठे। उसमें से भी अगर ये महमूद शाह सेकंड के रीजन को हम हटा दें, जो कि 1378 और 1397 में लिखा है, कुल 20 वर्ष के इसके शासनकाल को हम हटा दें, तो हम देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह प्रथम के बाद जो सुल्तान आए जो है वो कुछ ही महीने शासन किए। जैसे आप देख रहे हैं मुजाहिद शाह, दाऊद शाह, उसके बाद बीच में ये 20 साल के लिए आ गए मोहम्मद शाह सेकंड। उसके बाद जो है गियासुद्दीन, ये जो है, उसके बाद शम्स उद्दीन शाह, ये भी जो है। उसके बाद फाइनली आता है फिरोज शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह, जो कि बहमनी सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, विद्वान और साहसी
सुल्तान बना। तो इस पे तो हमें डिटेल में बात करनी है ताजुद्दीन फिरोज पर, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, मोहम्मद शाह बहमनी, जिसके दौरान जो है 5 टुकड़ों में ये बहमनी टूट जाएगा और जो है 5 नए स्टेट निकल करके आएंगे। उसके बाद के काल को अगर हम देखें तो जो है कासिम बरीद और अमीर अली बारिद के सब पपेट शासक आएंगे, जो है कठपुतली शासक आएंगे, और कलीमुल्लाह सबसे अंतिम शासक जो है बहमनी का था, ठीक है। तो ये पूरी इनकी लिस्टिंग है, हम इस पे आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो है आएंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की बात करेंगे। तो देखिए इसकी उत्पत्ति को लेकर के, जफर खां की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, जिसमें से 2 बातें काफ़ी चर्चित हैं। एक तो ये कि ईरान से इसका संबंध था, और दूसरा ये कि ये एक दिल्ली के ज्योतिषी गंगू का कृपा पात्र था, और गंगू जो है मोहम्मद बिन तुगलक का कृपा पात्र था, और कहीं ना कहीं गंगू के ही प्रयासों से जो है फिर ये सल्तनत वगैरह के प्रशासन में आया, और धीरे धीरे जो है ये इसने बहमनी की स्थापना की, ठीक है। और हसन गंगू में जो गंगू है वो जो है उन्हीं गंगू के विषय में जो है बताया जाता है कि उन्हीं के सम्मान में इसने किया है, ठीक है। तो जो भी कहानी हो, इसमें हमारा जो है बहुत इंटरेस्ट नहीं है। अब सीधे हम आ जाते हैं जफर खान की बात करते हैं। इसके कालखंड में क्या हुआ, तो पहला तो ये कि बहमनी जो सल्तनत थी उसकी स्थापना हुई, और इसका काल क्या रहा, तो साम्राज्य के स्थायित्व और विस्तार का काल रहा, ठीक है। तो नए साम्राज्य बन रहे हैं, उन्हें जो है प्रशासित करना, उन्हें जो है ठीक प्रकार की जो है व्यवस्था बना करके जनता की नज़र में जो है उसके स्थायित्व को प्रदर्शित करना, ये सारी चीज़ें, और जो है साम्राज्य के विस्तार का काल। इसी के समय में जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है बहमनी सल्तनत को 4 तरफ मतलब प्रांत में विभाजित किया गया, और वो 4 तरफ थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ठीक है। और गुलबर्गा जो है बहमनी की राजधानी थी, बाद में बहमनी की राजधानी बीदर हो गई। तो इसीलिए गुलबर्गा युग इनकी राजधानी के नाम पर जो है ये बोलते हैं, गुलबर्गा युग, ठीक है। और फिर बाद में बोलेंगे बीदर युग, इसीलिए ऊपर आपको लिखा हुआ है। तो ये गुलबर्गा युग चल रहा है, ठीक। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसने जो है हिंदुओं से जजिया कर लेने पर रोक लगा दी, ठीक है। तो किसी भी मुस्लिम शासक के क्षेत्र में जो भी गैर मुस्लिम रहते हैं उन्हें उस क्षेत्र में रहने के लिए जजिया देना होता है, ठीक है। ये मुसलमानों के ऊपर नहीं लगाया जाता है, ये गैर मुस्लिमों पर लगता है। मोहम्मद शाह प्रथम इसके बाद जो है शासक बना, और ये जो है बहमनी साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित इसने किया, और वरांगल के जो शासक थे कायप नायक या कपाय नायक को जो है हराना इसकी प्रमुख उपलब्धि थी। और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं ये लिखा गया है कि केवल बहमनी ने किया, और कहीं कहीं ये लिखा गया है कि दोनों तरफ से हुआ, विजयनगर ने भी बारूद का प्रयोग किया और बहमनी ने। तो इस पे अगर आपकी जानकारी अधिक हो बारूद के प्रयोग को लेकर के कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग भारत में कहाँ पर हुआ, तो वो जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है। और इसके जो है चाचा दाऊद खान द्वारा 1378 में इसकी हत्या कर दी गई। तो बहुत सारे शासक बहमनी में हुए जिनकी हत्या की गई, ठीक है। तो उसी कड़ी में ये पहला रहा। इसके बाद जैसा कि हमने बात किया कि हमें बात करना है ताजुद्दीन
फिरोज शाह के बारे में। विजयनगर वाले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में जो है बात की थी कि ये जो व्यक्ति था ये काफ़ी चैलेंजिंग कंडीशन में बहमनी सल्तनत का शासक बना, लेकिन अपने शासन के दौरान, हालांकि अंतिम दिनों में ये कहें तो इसको जो है विजयनगर द्वारा पराजित किया गया, लेकिन शुरुआती दिनों में जो है इसने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, सफल सेनापति ये सिद्ध हुआ। विद्वान तो ये था ही, इसको कई भाषाओं का जो है ज्ञान था और कहा जाता है कि इसके हरम में कई देशों की जो है स्त्रियां थी और लगभग सभी से ये जो है उनकी भाषा में बात करता था। तो कुल मिलाजुला करके अगर ये कहें तो ये जो है बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विद्वान और सर्वाधिक योग्य सुल्तान था। इसके समय में जो है दरबारी अमीर दो वर्गों में विभाजित हो गए। तो यहाँ पर जो है कुछ बातें आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो है बहमनी सल्तनत स्थापित हुई, इसमें जो है दो तरह के मुस्लिम अमीर होते थे। पहला तो दक्कनी यानी दक्षिण के यानी स्थानीय, जहाँ पर ये शासन जो है स्थापित हुआ है जिस क्षेत्र पे, उसी क्षेत्र में रहने वाले। हालांकि ये सब विदेशी हैं, लेकिन अब चूंकि कई पीढ़ियों से यहाँ बसे हुए हैं तो ये स्थानीय ही हो गए। स्थानीय महिलाओं से ही विवाह किया तो पूर्ण रूपेण ये स्थानीय हो गए। दूसरे जो है अफाकी, ये विदेशी थे, ज़्यादातर जो है ईरान से संबंधित। तो ये जो है अफाकी शिया थे और ये जो है स्थानीय दक्कनी ये सुन्नी थे। तो आपस में इन दोनों की बनती नहीं थी। सबसे पहले तो ये जो दक्कनी थे वो ये समझते थे कि ये जो स्टेट है इस पे हमारा दावा है, क्योंकि हम जो है इसी स्टेट के हैं। ये ईरान से जो आ रहा है उसका कोई दावा इस पर नहीं है। ये लोग हमारे पदों पर क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ये जो बाहरी मुस्लिम आ रहे हैं ये हमारे पदों पर क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, राज्य में प्रतियोगिता बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों गुट जो है एक दूसरे के विरुद्ध हो गया और ये स्पष्टता समझ में आने लगा ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय। अब जब ये चीज जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह ने देखी तो उसने जो है प्रशासन में हिंदुओं को पुश करना जो है शुरू किया इन दोनों गुटों के काट के लिए। ठीक है, कि इन्हें जो है संतुलित रखा जा सके। तो हिंदुओं को प्रशासन व्यवस्था में ऊंचे पद दिए जाने प्रारंभ हो गए ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय में। इसने जो है दौलताबाद में वैधशाला का जो है निर्माण किया और भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना इसने की। और इसके अलावा जो है अनेक एशियाई मुस्लिम विद्वानों को दक्षिण में इसने बसाया और इसने जो है दो राजनीतिक विवाह किए। एक तो खेरला के राजा की जो है पुत्री से और दूसरा हमने विजयनगर पढ़ते हुए ये पढ़ा था कि देवराय प्रथम के समय में सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था जिसमें जो है ताजुद्दीन फिरोज विजयी हुआ था। और इसके बाद जो है देवराय प्रथम की पुत्री का विवाह जो है ताजुद्दीन फिरोज के साथ हुआ था। तो दो राजनीतिक विवाह भी इसने किया था। और इसके बाद से ये गुलबर्गा युग का अंतिम सुल्तान था। अब इसके बाद राजधानी कहाँ हो जाएगी, तो अब इसके बाद राजधानी बीदर हो जाएगी। तो ये गुलबर्गा युग का जो है अंत इसी के साथ ताजुद्दीन फिरोज शाह के साथ हो गया। अब आगे बढ़ें तो अब बीदर युग का जो है प्रारंभ हो गया। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422-1436 ये जो है सुल्तान बना बहमनी का। महत्वपूर्ण क्या रहा, तो जो है बहमनी की राजधानी गुलबर्गा की जगह जो है कहाँ हो गई, बीदर, जिसका नाम रखा गया मुहम्मदाबाद। तो अब बीदर युग बहमनी साम्राज्य में शुरू हो गया। और इसकी विनम्रता और उदारता की वजह से इसे क्या कहा गया, अहमद शाह वली। तो वो जो चार्ट था
जिसमें सब जो है शासकों के नाम लिखे हुए थे, उसमें आप पढ़े होंगे तो ये अहमद शाह वली लिखा गया था वहाँ, ठीक है। तो इसे अहमद शाह वली कहा गया। मोहम्मद शाह तृतीय, इसे कहा जाता है कि यह बहमनी सल्तनत का अंतिम प्रमुख शासक था और इसी के काल में जो है महमूद गवा बहमनी का प्रधानमंत्री बना। तो एक कैरेक्टर, इन सारे शासकों को छोड़ें तो एक कैरेक्टर जो कि शासक तो नहीं रहा, एक प्रधानमंत्री के रूप में ही, जिसने जो है बहमनी सल्तनत को सैन्य दृष्टिकोण से जो है और कई तरह की उपलब्धियों से जो है परिपूर्ण कर दिया और काफी अधिक विस्तार इसी के समय में हुआ है। बहुत मजबूत कैरेक्टर जो है महमूद गवा जो है, और इनकी उपाधि रही ख्वाजा जहां, ठीक है। तो ख्वाजा जहां इनकी उपाधि रही। कहा जाता है कि ये जो है ईरान के एक व्यापारी थे जो अंततः जो है बहमनी के प्रधानमंत्री बन गए। तो अब अगर हम मोहम्मद शाह तृतीय की बात करें, जो कि जब गद्दी पर बैठा तो वो केवल 10 वर्ष का बालक था, तो ये इनका जो काल है, मोहम्मद शाह तृतीय का जो काल है, वो असल में महमूद गवा का काल है। हमने विजयनगर पढ़ते समय भी नरसा नायक के काल को देखा था, उसी तरीके से, ठीक है। ये वास्तविक शासक तो नहीं है, लेकिन वास्तविक शासन इन्हीं के हाथ में है। तो महमूद गवा, इनके बारे में, महमूद गवा के बारे में, इनके युद्धों के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनमें नहीं घुसेंगे। फाइनली जो है, जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन ये है कि बहमनी के लगभग समस्त राजनीतिक समस्याओं का निराकरण इनके समय में किया गया। तो विजयनगर से गोवा जो है इनके समय में छीन लिया गया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके अलावा जो है, जो गजपति शासक थे, जो उड़ीसा के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, उनके भी जो है आक्रमणों को इसके समय में रोका गया। महमूद गवा के समय में ही जो है बहमनी का सर्वाधिक विस्तार हुआ और बहमनी साम्राज्य एक तरफ अरब सागर और दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी तक फैला। सबसे अधिक जो है इसका फैलाव हुआ। और ये किस गुट का था? ये महमूद गवा जो है अफाकी गुट का था, लेकिन इसने जो है दोनों गुटों को, दक्षिणी और अफाकी, इन दोनों गुटों को जो है जोड़ करके रखा और लगभग जो है 18 वर्षों तक जो है इसका ये काल रहा। और उस दौरान जो है बहमनी सल्तनत का जो है उत्कर्ष का काल इसे हम मानते हैं, महमूद गवा के काल को। और कहा जाता है कि यह बहमनी साम्राज्य के बुझते दीप का अंतिम ज्योति था। इसके बारे में बहुत सारी चीजें जो है कि जैसे ये व्यक्ति जो है, सारी वास्तविक ताकत इसके बाद थी, लेकिन कभी भी जो है शासक की अवहेलना करना इस तरह का इसका विषय नहीं था। और इसके कार्यों को अगर देखें और इसके कार्यों को केवल एक शब्द में कहना होगा तो इसका पूरा जो जीवन रहा वो निष्ठा, केवल एक शब्द निष्ठा में जो है ढाला जा सकता है। इतना जो है वो निष्ठावान रहा अपने जो है मालिक के प्रति, यानी बहमनी के शासक के प्रति। ये कहा जाता है कि ये मिट्टी के बर्तन में इसका खाना पकता था जो है, और ये चटाई पर सोता था। बहुत सादा जीवन ये जीता था। ऐसा भी नहीं कि बहुत इसने पैसा बना लिया हो, लेकिन इन सब जो है साधु प्रवृत्तियों के बाद भी ये भी हिंदू विरोधी था और हिंदुओं को सताने में इसे भी मजा आता था, महमूद गवा को भी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हुई उसको हम देख लें। तो विजयनगर के संरक्षित राज्य गोवा पर अधिकार किया गया। बहमनी साम्राज्य का अधिकतम विस्तार इसी के समय हुआ, जैसे मैंने कहा। इसने जो है 4 प्रांतों को 8 भागों में बांटा और अधिकतम खालसा भूमि की स्थापना की, ठीक है। तो जो गवर्नर्स थे
उन गवर्नर्स के क्षेत्र ले लेकर के खालसा भूमि, खालसा भूमि का मतलब होता है कि वो भूमि जो प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के नियंत्रण में हो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से सुल्तान के नियंत्रण में हो वो भूमि, वो किसी प्रांतीय गवर्नर के नियंत्रण में नहीं आएगी। तो काफी ज्यादा क्षेत्र जो है गवर्नर से लेकर के जो प्रांतों में बैठे हुए थे बहमनी के, इसने जो है एक खालसा भूमि की स्थापना की। और उसके अलावा एक प्रांत में एक गवर्नर के पास इसने केवल एक किले का अधिकार दिया। अगर उस प्रांत में 5 किले हैं बहमनी के, तो गवर्नर को कहा गया कि आप केवल एक किला अपने पास रखेंगे, बाकी 4 किलों पर किसके सैनिक बैठेंगे, तो सेंटर के बैठेंगे, यानी बहमनी केंद्र के जो है सैनिक बैठेंगे। तो इससे इसने क्या किया कि जो प्रांतीय गवर्नर्स रहे उनकी ताकत को इसने कम किया। उसके अलावा ग्राम का सीमांकन किया गया, गांवों का भू पैमाइश की गई और बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। हालांकि इतना निष्ठावान जीवन जीने के बाद भी अपने सुल्तान के इसके ही सुल्तान द्वारा मृत्यु दंड दिया गया और वो एक षड्यंत्र के वशीभूत होकर के सुल्तान ने ऐसा किया। तो हुआ यह था कि जब दक्षिणी अभियान पर सुल्तान गया हुआ था तो उसी समय दक्षिणियों ने, जो स्थानीय थे, उन्होंने जो है एक षड्यंत्र किया और एक पत्र जिस पर कि महमूद गवाह की मुहर थी, वो पत्र जो है वो जाली पत्र बनाया गया। और उस पत्र में क्या था, तो उस पत्र में यह था कि आप, यानी जो है वो पत्र गजपति को लिखा गया था, प्रताप रुद्र को, कि आप जो है बहमनी पर अटैक करिए और हम आपके साथ हैं। प्रताप रुद्र को वो पत्र जो है लिखा गया था और यही पत्र जो है दक्षिणियों ने जो है सुल्तान को दे दिया और कहा कि देखिए आप जो है इतना भरोसा किए बैठे हैं और ये आप ही के शासन को समाप्त करना चाहता है गजपतियों के साथ मिल करके। उसके बाद जो है सुल्तान समझ नहीं पाए और इसको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया और महमूद गवाह के मृत्यु के 2 दशक के भीतर जो है बहमनी का विखंडन प्रारंभ हो गया और शिहाबुद्दीन महमूद के काल में बहमनी 5 टुकड़ों में टूटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। महमूद गवाह की बात हमने कर ली, ठीक है। तो देखिए बहमनी का विखंडन, तो एक तरफ तो स्टेट्स जो नए बन करके आए वो लिखे गए हैं, जो राजवंश थे जो उस पर शासन कर रहे थे वो लिखा गया है, कौन संस्थापक रहा किस स्टेट का उसका नाम है, उसके अलावा कब ये जो है बहमनी से टूटा। और इधर आप मैप में देख पा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, तालीकोटा के पश्चात का ये मैप है। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ एकदम एग्जैक्ट मैप नहीं मिल पाता है, तो हमारी जो है केवल कोशिश ये होती है कि एक एक चीज़ों को आप ठीक प्रकार से समझ लें कौन कहाँ है। और इसमें बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं विजयनगर जो है ऊपर दिखा दिया, बहमनी में दिखा दिया इस मैप में, ठीक है, तो उसमें बहुत हमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये 1600 ईस्वी का मैप है, ठीक है। तो देखिए कौन कहाँ किसकी लोकेशन है, तो ये बरार की लोकेशन है, ये पूरा बाउंड्री दिख रही होगी आपको, ये बरार है, ये अहमदनगर का क्षेत्र है, ये जो है बीदर है, ये बस इतना ही, सॉरी जितने दूर में मेरी पेन घूमेगी बस इतना ही बीदर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये बीदर का क्षेत्र है, ये गोलकुंडा का क्षेत्र है और ये बीजापुर है। तो ये जितने भी स्टेट निकले यानी कुल 5, इनमें सबसे मजबूत स्टेट कौन रहा, तो वो मजबूत स्टेट रहा बीजापुर, ठीक है। तो एक बार जो है हम इस पे आ जाएं, इसको देख लें जो है। तो देखिए बीजापुर में आदिल शाही स्थापित हुई और बीजापुर स्वतंत्र राज्य का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। तो ये बताया जाता है कि सबसे पहले बरार ने ये घोषणा की कि हम जो है स्वतंत्र स्टेटस में आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से टूटा बीजापुर। तो
बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की और यहां पर जो राजवंश स्थापित हुआ उसे जो है आदिल शाही कही गई। तो बीजापुर की आदिल शाही 1489 में यह बहमनी से टूटा। उसके बाद अहमदनगर, यहां पर स्थापित हुई निजाम शाही, संस्थापक रहा मलिक अहमद और ये 1490 में स्थापित हुई। उसके बाद जो है बरार में स्थापित हुई इमाद शाही, संस्थापक था फतेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क 1490 में ये भी। गोलकुंडा, यहाँ पर स्थापित हुई कुतुब शाही और यहाँ संस्थापक रहा कुली कुतुब शाह 1512 में जो है स्वतंत्र रूप से गोलकुंडा की स्थापना हुई। और बीदर ये स्थापित हुई बारिद शाही और इसे स्थापित किया अमीर अली बारिद ने, जिसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था 1527 में। देखिए ये जो बीजापुर है इसने जो है बाद में जाकर के क्या किया, बीदर को अपने राज्य में मिला लिया 1619 में। ठीक है, तो बीदर का अस्तित्व 1619 में जो है समाप्त हो गया और जो बरार रहा उसे 1574 में अहमदनगर ने मिला लिया। ठीक है, 1574 में बरार अहमदनगर में मिल गया और बीदर बीजापुर में मिल गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फिर उसके बाद जो है 3 ही रियासतें जो है बची, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। ठीक है, बरार और बीदर का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद फिर जो है जब हम मुगल पढ़ेंगे और वो दक्षिण की उनकी नीति को पढ़ेंगे तो इस विषय पर भी हम फिर से आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की आपसे जो है। और यहाँ पर हमने शासकों की लिस्टिंग देखी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलीमुल्लाह शाह बहमनी ये जो है अंतिम शासक था बहमनी का। ठीक है, और इस प्रकार से 5 टुकड़े में जो है बहमनी साम्राज्य टूट गया, उसको भी हमने देखा, यहाँ मैप पर भी हमने देखा। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बहमनी वर्सेस विजयनगर और तालीकोटा के युद्ध की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है विजयनगर और बहमनी के प्रशासन की बात करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।